हेलो बच्चों, तो एनएलएम की लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। यहाँ लेके आया हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो एप्लीकेशन आपको और चैप्टर्स में भी देखने को मिलती हैं। तो पहले तो इसको डेरिवेशन को देख लेना होता है कि सर होती कैसे है डेरिवेशन। फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना यार, उसको डायरेक्टली ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी फार रीचिंग एप्लीकेशंस हैं बाकी चैप्टर्स के अंदर भी। जैसे एसएचएम के अंदर दो पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना समझो कि बाकी चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी एप्लीकेशन है। तो काफ़ी बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। ध्यान दें, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल हैं m1 m2 और एक वेक्टर जो m1 से m2 की तरफ जाता है। एक वेक्टर जो कहाँ से कहाँ जाता है, m1 से m2 की तरफ जाता है, उसका नाम दिया गया है r वेक्टर। ठीक बात है। और जो m2 मास पे फोर्स लग रही है, m2 मास पे जो क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, m2 मास पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू f वेक्टर दी हुई है। और बताया गया है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशन के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो ऑफ कोर्स जितनी फोर्स m2 m1 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स m1 m2 पे भी लगाएगा, और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट भी होंगी, है ना। ये बात तो बहुत सीधी सीधी समझ में आती है। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि जो फोर्स लग रही होगी m2 के ऊपर वो किसके बराबर होगी, म्यू टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है लिखने वाले ने। ये लिखना चाहिए म्यू इज़ इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जिसको रिड्यूस मास भी बोल देते हैं। तो अपने को ये प्रूफ करना है यार, है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो प्रूफ कर लेंगे, फिर आगे के लिए हम याद ही रखेंगे कि जब कोई दो पार्टिकल हों और उनको कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ खींच रही हो, तो उसकी वजह से जो फोर्स किसी एक पार्टिकल पे लगता है उसको दोनों की रिलेटिव सेपरेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिलेटिव सेपरेशन r की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता दूं, है ना, इससे पहले कि हम जो है बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दें। छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। छोटी बातें जब भूल जाता आदमी तो फिर उसको बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी लगने लग जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी बातें अगर आती हों तो बड़ी बातें भी छोटी लगने लग जाती हैं, आसानी से समझ में आती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द 1 on 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2। अगर मुझे ये वैल्यू देखनी है कितनी आती है, तो मुझे ये पता है कि एक चीज़ तो पता है कि फोर्स जितनी 1 2 पे लगाएगा उतनी ही 2 1 पे लगाएगा। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगी और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। तो पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। थर्ड लॉ है ना यार, सिंपल है। अगर m2 ने m1 पे कुछ फोर्स लगाई है तो m1 m2 पे उतनी ही लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। यहाँ सिंबल्स का मतलब मैंने क्या लिया है, F12 का मतलब क्या है, फोर्स जो 1 ने 2 पे लगाई, और F21 का मतलब क्या है, जो 2 ने जो फोर्स 1 पे लगाई। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, आप ध्यान करो कि जब हम फोर्स निकालते थे किसी भी पार्टिकल पे, उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखना होता है ना। जैसे मुझे मान लो मुझे निकालनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2, तो अल्टीमेटली फोर्स लगाई किसने, 1 पे, और लग किस पे रही है, 2 पे। तो 2 पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो डेफिनेटली होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, फोर्स 2 का, 2 पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स, क्योंकि ये फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 विच इज़ इक्वल टू मास m2 इंटू जो भी आपकी एक्सेलरेशन होगी m2 की, है ना। तो इसको ये लिख सकते हैं कि यार मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 कैन बी रिटन एज m2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2। और वेलोसिटी ऑफ 2 क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ 2 क्या होती है भाई, वेलोसिटी ऑफ 2 होगी सिंपली पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी ऑफ 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि और जो मेरी फोर्स जो 1 ने 2 पे लगाई होगी वो होगी फोर्स एक्टिंग ऑन 2, चाहे 1 ने लगाई हो चाहे किसी ने लगाई हो, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 है ये।
जो क्या आएगा m2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा F12 निकल गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, तो वो क्या आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, तो 1 पे लग रही है, तो 1 का मास इंटू 1 की एक्सेलरेशन। और सेम लॉजिक से ये बोल सकता हूँ कि m1 इंटू ये डबल डेरिवेटिव आएगा किसका, पोजीशन वेक्टर का। किसका पोजीशन वेक्टर, 1 पे लग रही है ये फोर्स, तो ऐसे बोल दिया। अच्छा, आप ध्यान रखो, हमें तो अपना रिजल्ट किसकी फॉर्म में देना है यार, आर वेक्टर की फॉर्म में देना है हमें अपना रिजल्ट। अगर हमें अपना रिजल्ट आर वेक्टर की फॉर्म में देना है तो यार अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को R1 R2 और R का रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर है ना, R1 वेक्टर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सर आपने कैसे बोला ये, अरे यार आ जाओ ना इधर, देखो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। अब मुझे यहाँ से R वेक्टर की फॉर्म में चाहिए सारी चीज़ें, तो मैं R वेक्टर को यहाँ अलग से बढ़िया से लिख लूँगा, दिस इज़ माई R वेक्टर, जो कितना आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाएगा dr वेक्टर, सॉरी 2 बार करना है डिफ्रेंशिएट, तो d स्क्वायर ऑफ r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर ऑफ R2 वेक्टर डिवाइड बाय dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ऑफ dt स्क्वायर R1 वेक्टर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग वैल्यू उठा के यहाँ डाल सकते हैं, है ना। जैसे इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें, ये वैल्यू जो है आपकी d बाई डी टी ऑफ R2, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1, d स्क्वायर R2 अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F12 डिवाइड बाई M2। सिमिलरली d स्क्वायर R1 अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, F21 अपॉन M1। तो ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं अपन, तो वैल्यू डाल देते हैं। सो ये रहा मेरा d स्क्वायर R वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू है ना, देखो ऊपर ध्यान से, कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। इसकी वैल्यू आएगी F12 अपॉन M2, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी F12 अपॉन M2 माइनस, सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो इसकी वैल्यू आएगी F21 डिवाइड बाय M। ओके, सो लेट मी राइट इट, F21 डिवाइडेड बाय M। ओके, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या बताएं, हमें ये बताए कि हमें अल्टीमेटली तो अपना रिजल्ट किसकी फॉर्म में देना है, हमें अपना रिजल्ट देना है फोर्स एक्टिंग ऑन 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, ये हमें F वेक्टर दिया है। तो ये वाला तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें क्या दिया हुआ है, F12 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू F वेक्टर दी हुई है ना। तो F21 वेक्टर क्या आ जाएगा यार, वो तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, है ना। तो चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये बना d स्क्वायर R वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका नाम तो F वेक्टर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या हुआ है M2 माइनस F21 की वैल्यू एग्जैक्टली हमारी फोर्स का नेगेटिव होगी, तो इसलिए माइनस ऑफ का लिखना पड़ेगा इसको F वेक्टर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा M1। क्यों, क्योंकि ये वाली फोर्स अगर F वेक्टर है तो ये वाली फोर्स माइनस F वेक्टर ही होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए प्यारे बच्चों, d स्क्वायर R डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F वेक्टर को निकाला बाहर, 1 बाय M2 प्लस 1 बाय M1। सॉल्विंग दिस नाउ you can write F factor, and this will be your M1 M2, this will become M1 plus M2 is equal to double derivative of R vector divided by dt square।
सो एफ वेक्टर आ गया हमारा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और इसी को म्यू बोल देते हैं यार, रिड्यूस मास। इसी को क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी चीज़ें तो उसने खैर, तो इसको म्यू टाइम्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वन ऑन द पार्टिकल 2। तो मैंने बहुत बेसिक से यार डिराइव करके दिखाया आपको, एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।